आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है हाइपर कॉन्जुगेशन पर। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो था मेरा वो था रिजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में बताया मैंने, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में बताया। ठीक है, और कुछ हमने वहाँ पे प्रॉब्लम्स की, तो वहाँ पे आप लोगों को कोई डिफिकल्टीज नहीं आया है जहाँ तक मुझे समझ में आता है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि इसको नॉर्मली अगर हम देखें तो कैसे देखेंगे, देखो मैंने डेफिनेशन लिखा भी हुआ है। sp2sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है, अटैच्ड किससे रहेगा, अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा जी, इसमें दो प्रकार के एटम्स रह सकते हैं, जैसे कि अगर कार्बन से जो अल्फा कार्बन होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, पहला कार्बन जिस पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा कार्बन से, जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, सिलिकॉन, टिन, ठीक है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि सल्फर और क्लोरीन। इसकी मैं आगे चर्चा करता हूँ। ठीक है, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन आपका शो करता है। ठीक है, तो पहले ही समझो कि ये आपका कार्बन है, ठीक है, सपोज ये आपका कार्बन है, इस कार्बन पे आपका लगा हुआ है क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ, या हम दो प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये कौन सा कार्बन होगा, पहला कार्बन, और पहला कार्बन को हम बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए क्या हाइड्रोजन सिलिकॉन जो होंगे, है ना, टिन जो होंगे, वो क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन का और सिलिकॉन का, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन से कम होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये अपना जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहां पर देता है, पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, समझो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन बाया कॉन्जुगेट सिस्टम, बाया कॉन्जुगेट सिस्टम। तो कॉन्जुगेट सिस्टम में मैंने बताया था आपको कि ये पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, यहाँ पे अदर कोई दूसरा सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो अब ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये वाला बॉन्ड क्या है यहाँ पे, देन ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, अनदर कार्बन पर शिफ्ट होगा। फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा, है ना। तो एक चीज यहां से निकल के आती है, देखो मैं यहाँ पे इसकी बैलेंस पूरी नहीं कर रहा हूँ, लिख तो कोई दिक्कत नहीं, इस ये है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो हाइड्रोजन है। अच्छा जी, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे ही इसने अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए पाई इलेक्ट्रॉन्स में, पाई बॉन्ड में, जैसे ही अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए कहाँ, पाई बॉन्ड में, तब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुआ है मॉलिक्यूल से, ध्यान रखिए। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड इफेक्ट भी बोलते हैं। किसके कारण, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है पूरे मॉलिक्यूल के क्या है, इंटरेक्शन में रहता है, लिबरेट नहीं होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, तो अब यहां ध्यान से देखो कि इस अल्फा कार्बन पर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये होगा, एक हाइड्रोजन ये होगा। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो उतनी ही क्या मिलेंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो जिसको हम बोलते हैं क्या, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक ये स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, दूसरा स्ट्रक्चर क्या मिलेगा भाई, और दो हाइड्रोजन क्या है, एज इट इज है कि नहीं। एक स्ट्रक्चर आपका ये हुआ, सेकंड स्ट्रक्चर ये हुआ कि नहीं। अच्छा जी, थर्ड स्ट्रक्चर क्या निकल के आएगा कि कौन सा वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड, और ये CH2 माइनस। ठीक है, और यहाँ पे एक होगी। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, ये थर्ड स्ट्रक्चर हुआ। अनदर स्ट्रक्चर कौन सा आएगा, ये वाला जो अपना बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड CH2 माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो रहा है, इस कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन्स, वो किस पे आ जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर
आ जाएगा, नेबरिंग कार्बन पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब ये क्या रहेगा आपका प्लस। ठीक है, तो इससे निकल के क्या आया, इससे सिंपली निकल के ये आया कि जितना आपका अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, जितना आपका अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, उससे एक अधिक जो है N+1 क्या होगा, N+1 यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, और अभी हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, कि मैं आगे बताऊंगा कि स्टेबिलिटी क्या होती है। जितना ज्यादा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा, उसकी स्टेबिलिटी जो होती है उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो करता है इंडक्टिव इफेक्ट से, और वीक इफेक्ट शो करता है रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट से। क्यों, रीजन समझो। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब वहां पे क्या होता है, पार्शियली चार्ज सेपरेशन होता है। बट इन द केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पे क्या हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, किसके द्वारा, पाई फेम सिस्टम के द्वारा। ठीक है, बट मीसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, मीसोमेरिक इफेक्ट में यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन ना शिफ्ट होके कौन शिफ्ट होता है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। तो आपको पता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूजली होता है, बाउंडेड होता है, कि पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूजली बाउंडेड होता है। तो जितना ज्यादा लूजली बाउंडेड होगा, वो उतनी ही आसानी से क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, और जितनी ही आसानी से चार्ज सेपरेशन होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालेगा। इतनी सी बात समझ में आती है। इसलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, तो इनमें जो स्ट्रॉन्गनेस का ऑर्डर रहेगा, सबसे ज्यादा होगा आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, देन होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, देन होगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इतनी सी बात समझ में आती है। ठीक है, देन फिर हम मेनली इनको क्या करते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है सैक्रिफिशियली हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड एल्कीन होता है, यहां क्या होता है आपका चार्ज सेपरेशन होता है वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। कि हम जब हाइपर कॉन्जुगेशन की जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, चार्ज सेपरेशन होता है। बट इन द केस ऑफ आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पे क्या होता है, यहां पर किसी भी प्रकार का चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। ठीक है, यहां पे जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, या जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, वो क्या होगा आपका, या तो वो कार्बोकैटायन होगा, या वो फ्री रेडिकल कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। इतनी सी बात समझ में आती है। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, क्या एल्कीन, एल्काइंस। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म डोंट इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, पाई इलेक्ट्रॉन ना होके यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आपका, जैसे कि देखो मैं बताता हूं, ये सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन का सीधा सा एग्जांपल ये हुआ। ठीक है, जितनी भी आपकी एल्कीन हुई डबल बॉन्ड, ठीक है, जितनी भी आपकी एल्कीन होंगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो वो सारी की सारी क्या करेंगी, सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। बट इन द केस ऑफ आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, तो जितना भी आपका कार्बोकैटायन होगा, आप देखो ध्यान से, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, इससे ऐसा कार्बन जुड़ा हो जो कैसा हो, आपका कार्बोकैटायन के फॉर्म में हो या फ्री रेडिकल के फॉर्म में हो, तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। बट ये किसका एग्जांपल होगा, आपका आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन का एग्जांपल होगा। इतनी सी बात समझ में आती है। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको सिस्टमेटिक ढंग से एक के बाद एक जो है एग्जांपल के थ्रू और एक्सप्लेन करता हूं, तो वहां पे जाके आपका हाइपर कॉन्जुगेशन पे जितना भी आपको डाउट होता है, वो डाउट आज बहुत आसानी से क्लियर होने वाला है। तो ये कुछ एग्जांपल और है जिसके थ्रू हम समझेंगे, लेकिन एग्जांपल समझने के पहले मैं एक चीज आपको बताऊंगा, वो ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो हम देखते हैं, ये क्या करता है, स्टेबिलिटी का निर्धारण करता है। ठीक है, कि ये आपको बताएगा कि ये इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो वो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर पर, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर पर। इसके जस्ट पहले मैंने बताया आपको। ठीक है, तो इसको क्या होता है, देखो स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर पर। जितना हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर निकालोगे कैसे,
कि इसको निकालोगे आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। ये आपको चीजें ध्यान रखना है कि जितना आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा उससे एक अधिक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर निकल के आएगा, और जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां से निकाल सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन को अप्लाई करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये किसका एग्जांपल बता पाएंगे आप? अभी हमने देखा है, दो टाइप पढ़ा था हमने हाइपर कॉन्जुगेशन का, सैक्रिफिशियल और आइसोवैलेंट। ठीक है, तो ये एग्जांपल है आपका किसका, आइसोवैलेंट का। ठीक है, अब इसके एडजेसेंट में देखो, यहां पे ये दे रहा है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। तो कार्बोकैटायन या कोई भी चार्ज होगा वो चार्ज की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है भाई? चार्ज की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो उसके मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है। तो जो फैक्टर उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा उसकी स्टेबिलिटी को उतना ही ज्यादा बढ़ाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, मतलब कि यहां पर जो CH3 ग्रुप है ये क्या डाल रहा है आपका, प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं? हम तीनों इफेक्ट लगा के देखेंगे यहाँ पर, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस, हम पढ़ चुके हैं ना, तो तीनों अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, साथ ही साथ कौन सा इफेक्ट लग रहा है भाई, यहाँ साथ ही साथ लग रहा है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको पता है कि इस sp2 हाइब्रिडाइज, आपको पता है कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है भाई, sp2 होता है कि नहीं, सभी को पता है? तो इसके रिस्पेक्ट में ये वो अल्फा हाइड्रोजन ये कहां शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन शिफ्ट होगा कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक इसका बनेगा, एक हाइपर कॉन्जुगेशन इसका बनेगा जब ये वाला अपना लोन कर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, और एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब ये शिफ्ट करेगा तो एक इसका बनेगा। तो टोटल कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन रही है, एक ये हुआ फर्स्ट, है ना, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, हुआ कि नहीं? अच्छा जी, अब इसको हम नॉर्मली निकालते हैं। देखो भाई, इसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, n+1 से निकालो इसको, है ना। n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, तो n+1 से निकालो कितना है, n 3 है, तो 3+1 कितना हो गया जी, ये हो गया 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कौन सा कार्बन जी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इसके रिस्पेक्ट में ये पहला कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये पहला कार्बन। ठीक है, और इससे जुड़े हुए पहला कार्बन मतलब क्या, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, होगा कि नहीं? तो यहां पर देखोगे आप कि यहां पर कितनी स्ट्रक्चर आएगी, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हुए, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हुए, टोटल कितने हो गए, 6+1 हुआ कि नहीं? तो टोटल कितने निकल के आएंगे, 7 निकल के आएगी। इतनी सी बात समझ में आता है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 9+1, टोटल कितनी निकल के आएंगे, 0। अच्छा जी, यहां पर देखोगे कि मिथाइल कार्बोकैटायन में ना ही यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है और ना ही यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, अच्छा जी, यहां एक चीज और देख रहे होगे आप कि ये जो CH3 ग्रुप है यहाँ पे क्या डाल रहा है, प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है। कौन सा इफेक्ट डाल रहा है जी, प्लस आई इफेक्ट। मतलब कौन कौन से फैक्टर लग रहे हैं यहाँ पर, ये कार्बोकैटायन जो है स्टेबलाइज हो रहा है वाया इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ 3 कार्बन है जो इंडक्टिव इफेक्ट डाल रहा है, यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन जो है इंडक्टिव इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी कि नहीं? तो अगर मैं इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना चाहूँ, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है, ये थर्ड मॉलिक्यूल है एंड ये फोर्थ मॉलिक्यूल है, देन अगर मैं इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालूं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकंड, फिर फर्स्ट होगा, देन फोर्थ होगा। समझ में आती है बात? ठीक है, अच्छा जी, ये तो ही पहला वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझो, यहां पर अगर तीनों कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो ना, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एक और कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स करते हैं हम, एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो इनका जो अगर जब मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा किसका होता है, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, देन उसके बाद रेजोनेंस, ठीक है, देन उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, देन उसके बाद आता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, मतलब कि
जहां पर रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है तो वहां पे क्या होगा, वो थोड़ा सा डोमिनेंट अपना इफेक्ट डालेगा, मतलब वो क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी की, मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। अच्छा जी, आ जाओ सेकंड मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ क्या डल रहा है आपका, ये इंडक्टिव इफेक्ट डाल रहे हैं, साथ ही साथ इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन है, 2। हम हाइपर कॉन्जुगेशन में बात करते हैं हमेशा अल्फा हाइड्रोजन, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है कि नहीं? टोटल कितना हुआ, 4 हुआ, 4 प्लस 1 तो कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आया। यहाँ पे देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हुए, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हुआ, ठीक है, और यहाँ लगा हुआ कितना अल्फा हाइड्रोजन, CH3 ग्रुप है ना, तो मतलब यहाँ पर मेथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर 3, 2 हाइड्रोजन ये हुए, 2 हाइड्रोजन ये 4, और 4 और 3 कितना हुआ, 7 हुआ। तो 7 मतलब 7 प्लस 1। साथ ही यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है भाई, देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ मिल रहा है इसको क्या, इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है। मतलब कि ये कार्बोकैटायन में कितने फैक्टर लग रहे हैं, 2 फैक्टर, एक लग रहा है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन वाला और एक लग रहा है आपका इंडक्टिव इफेक्ट वाला। ठीक है, तो यहां पर टोटल कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगी, 8 मिलेगी, यहां पे कितनी मिली, 5। अच्छा जी, यहां देखोगे तो यहां कितना हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है। अब देखो ध्यान से इस वाले मॉलिक्यूल को बहुत ध्यान से देखना, यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 ये हुए, 3 ये हुए, ठीक है, और यहां पर कितना है भाई, देखो ये कौन सा कार्बन है, ये sp2 कार्बन है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, sp3, इसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए आपका, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। साथ ही अगर देखें तो यहां हम देख रहे हैं कि इसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख रहे हो ना, तो यहां कितना हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, 2 और 3, 5 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस 1 हाइपर कॉन्जुगेशन मिला, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस बॉन्ड से इसको एक किया हुआ, एक और मिलेगा, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगी, इसको रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी, इसकी मिलेगी ना। तो कितनी रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी, देखो जरा इसको भाई, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स इस कार्बन, तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा प्लस, ठीक, ये माइनस, तो प्लस कहां पे आया है, देन ये कहां शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स कार्बोकैटायन, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सॉरी यहां पे जाएगा डबल बॉन्ड, और ये कार्बोकैटायन कहां पर आ गया, यहां पर हो गया। तो यहां कितनी, 3 है रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड और क्या हो रहा है, प्लस आई के द्वारा ये स्टेबलाइज हो रहा है। तो आप यहां ध्यान से समझो, यहां पर कितना कॉन्सेप्ट लग रहा है जी, यहां लग रहा है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रीजोनेंस। ठीक है, कितना फैक्टर वर्क कर रहा है, यहां पर 3 फैक्टर वर्क कर रहा है। अच्छा जी, अब यहां देखोगे आप, हमने यहाँ पे देखो 2 चीज दिया हुआ है साथ में, यहाँ कार्बोकैटायन दिया हुआ है और एल्कीन भी दिया हुआ है, मैं स्टेबिलिटी निकाल लूँ किसका, कार्बोकैटायन का। ठीक है, अगर ऐसे देखेंगे तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका भी हाइपर कॉन्जुगेशन निकलेगा, 1 अल्फा हाइड्रोजन ये होगा, 2 ये होगा। ठीक है, तो उसको हम नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख रहे हैं। ठीक है, किसके द्वारा, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा। ठीक है, और हम एडिशनल में लेके चल रहे हैं जो हम 2 इफेक्ट पढ़ चुके हैं। ठीक, अच्छा जी, यहाँ देखोगे तो ये जो आपका 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हुआ, मींस यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी मिलेगी, 2 प्लस 1, तो यहां पर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, और 5 मिलेंगी यहां पर क्या, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगी। तो जितना ज्यादा रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, रीजोनेंस के द्वारा, पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, पहली चीज। ठीक है, देन उसके बाद मैंने क्या बोला था, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालता हूं, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, कितने मॉलिक्यूल देखो, 4 मॉलिक्यूल दिया है ना, तो 4 मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा जी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 4th होगा कि नहीं, देन उसके बाद कौन सा होगा, 3rd के बाद कौन सा होगा, 2nd, और 2nd के बाद 1st। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये वाला जो है आपका फ्लूइडिकल वाला, आप लोगों के ऊपर सुपर तो छोड़ता हूं मैं, क्योंकि ये भी आप कर लोगे, क्योंकि ये भी सेम किसके जैसा है, कार्बोकैटायन के जैसा है। यहाँ पर जितना ज्यादा आपका कैनोनिकल या हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मिलेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका फ्लूइडिकल स्टेबलाइज होगा।
क्लियर हुई बात? अच्छा जी, अब आ जाओ 4th नंबर वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हुआ है मैंने क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कि नहीं? तो जितना ज्यादा देखो, एक दो टर्म आता है यहाँ पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो हम पढ़ते हैं क्या, लेस सब्स्टिट्यूटेड एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड जो आपका एल्कीन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होता है, स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है आपको, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मिलता है। देखोगे यहाँ पर अल्फा कार्बन है क्या, है अल्फा कार्बन? नहीं है ना। तो इसका आपको पता है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, वो संकरण क्या होता है, sp2 होता है। तो हमने पढ़ा है sp2 के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अल्फा कार्बन है, बोलो जी, 4 है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, सॉरी 3 है, मतलब 3 + 1। तो यहाँ मिलेगा आपका 4 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ कितना है जी, 3 3 6 है और 6 और 1 7। तो यहाँ पे 7 हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, यहाँ पे भी 7 हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। दोनों सेम हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है ना, मतलब कि तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठना चाहिए तो भाई दोनों की हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है तो स्टेबिलिटी भी सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला जो आपका एल्कीन है यहाँ पर क्या है, ट्रांस पोजीशन में है और ये सिस पोजीशन में है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा फैक्टर लगेगा, यहाँ पर लगेगा स्टेरिक फैक्टर। सेम साइड होने के कारण यहाँ पे मिलेगा क्या, स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन के कारण ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एनहांस कर जाएगा। तब हम स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये बाजी मार जाता है, ये बाजी नहीं मार पाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है इसको, स्टेरिक रिपल्सन, जिसके कारण इस मॉलिक्यूल की एनर्जी एनहांस कर जाती है। यहाँ पर देखोगे 3 3 6 3 9, तो 9 यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, मींस यहाँ पर कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मिलेगी जी, 10 मिलेगा। यहाँ पे देखोगे यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 6 और 2 8, मींस यहाँ 9 हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। और यहाँ पे कितना मिलेगा, 3 3 6 3 9 3 12 12, मतलब 13 हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा किसका ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसकी रीजनरेटिंग सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा होगा। तो इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा होगी, ये ज्यादा स्टेबल होगा। देन फिर कौन सा होगा, 10 फिर 9, ठीक है। फिर कौन सा वाला होगा, ट्रांस एल्कीन, देन सिस एल्कीन, इनका दोनों का सेम हाइपर कॉन्जुगेशन है। देन उसके बाद आ जाएगा आपका ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एंड ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आ जाएगा। सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल होगा कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्लियर हुई? देखो ये कुछ एग्जांपल और है, ठीक है। इनमें मैंने जो हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, है ना, इन हाइड्रोजन में हमने देखना है कि जब ये हाइड्रोजन कोई बेस ग्रहण करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, इनोलेट। इनोलेट जो बताया हूँ आपको फर्स्ट लेक्चर में ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब किसी बेस से इसको एब्स्ट्रैक्ट करा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बन रहा है, माइनस चार्ज आएगा। माइनस चार्ज आने के बाद क्या होगा, दैट माइनस चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इससे स्टेबलाइज होगा, स्टेबलाइज होकर बनाएगा क्या आपका इनोलेट आयन। तो अब ये इनलेट आयन की स्टेबिलिटी देखना है, तो ये स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, दो बातों पे। पहला तो कि जब ये बेस जो ग्रहण कर रहा है, ठीक है, प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, तो उसके बल्कियरनेस पे डिपेंड कर रही है वो चीज, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात डिपेंड कर रही है क्या, कि ये जो आपका इनलेट आयन बन रहा है इसकी स्टेबिलिटी पे, ठीक है, कि अगर मोर बल्कियर बेस होगा तो वो कहां से प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, जहां पर उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिलेगा। और लेस बल्कियर जो होगा तो वहां पे क्या होगा, जहां पर आपको मोर स्टेबल इनलेट मिलेगा, वहां से प्रोटॉन लेगा, ठीक है। जैसे इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर ये प्रोटॉन ग्रहण करता है तो प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस चार्ज आया, तो माइनस चार्ज स्टेबलाइज हुआ किससे, कॉन्जुगेशन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका इनोलेट। तो यहाँ पे कोई आपका हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा है, देखो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इस एसिडिटी अगर बात करोगे तो इसका एसिडिटी कीटोन से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है। बट दूसरा फैक्टर आ जाता है आपका क्या, स्टेबिलिटी वाला। कौन सा फैक्टर आता है, स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आता है।
तो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर जो होगा किन किन बातों पे डिपेंड करता है, वही सब है, एरोमेटिसिटी, रिजोनेंस, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर एंड इंडक्टिव इफेक्ट भी कहीं कहीं एप्लीकेबल होता है, तो उसको भी हम देखते हैं। देखो तो यहाँ जो आपका इनुलेट आयन बना है तो इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या पढ़ा है आपने, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पर अगर अल्फा हाइड्रोजन या सिलिकॉन अगर है तो वो क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो यहाँ पे कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कितना 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाएगा। इट मींस अगर देखा जाए इस एसिटाल्डिहाइड में, एसीटोन में किसका इनुलेट जो है मोस्ट स्टेबल होगा, तो अब ये बता दोगे आपको मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी वाला कौन सा फैक्टर लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला लग रहा है। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना, कौन सा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन से बनेगा आपका क्या, ये जो आपको बनेगा इनुलेट, ठीक है। अब आप देखो कि ये इनुलेट की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर पर, ठीक है। कौन कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बननी है इसकी बताइए भाई। तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ टोटल जो हाइपर कॉन्जुगेशन बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 3, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक ये प्रोटॉन है, ये भी अल्फा प्रोटॉन है, ये भी अल्फा प्रोटॉन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्फा हाइड्रोजन है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्फा हाइड्रोजन है। मोर सब्स्टिट्यूटेड किस बेसिस पे बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका एथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या, एक इनुलेट बनेगा आपका ये वाला, एक इनुलेट बनेगा आपका कौन सा वाला जी, एक बनेगा आपका ये वाला। समझ में आ रही है बात। तो अब आपको देखना है कि इन दोनों में स्टेबल कौन सा होगा, है ना। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन पे। जिसकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितनी मिलेगी, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी मिलेगी, 5 + 1 मींस 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मिलेगी। और यहाँ पर कितनी मिलेगी, 3, ठीक है। तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, ये अभी आप सब छोड़ दीजिए कि मतलब ये कैसे प्रोटॉन ग्रहण हो रहा है सब। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आपका इनुलेट आयन बन रहा है तो इस इनुलेट आयन पे भी डिपेंड कर रहा है, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी किसके द्वारा, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आओ तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है तो ये भी डिपेंड करेगा किस पे, मैंने बताया था आपको मोर बल्कियर बेस लेंगे या लेस बल्कियर बेस लेंगे। अगर मोर बल्कियर बेस लेते हो तो आपको कहां से, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिलेगा वहां से प्रोटॉन लेगा। बल्कियर कहां से लेगा, अगर वहां हम देखते हैं स्टेबिलिटी वाला प्रोडक्ट कहां स्टेबल मिल रहा है, ठीक है। और बल्कियर जो होगा जहां पर उसको बल्कियरनेस कम मिलेगा वहां से प्रोटॉन लेगा। तो इतना ज्यादा आप डीप में मत जाओ। अभी आप समझो कि जितना इनुलेट इनका बन रहा है इन दोनों इनुलेट में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हम स्टेबिलिटी फैक्टर देख रहे हैं ना, तो आप स्टेबिलिटी फैक्टर समझोगे ना। बेस की हम चर्चा भी यहाँ पर कर नहीं रहे ज्यादा। एक प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, ठीक है, मतलब एक इनुलेट ये बनेगा और एक इनुलेट बनेगा आपको कौन सा वाला, ये वाला। अब हम आप मतलब आप हमको ये बता दोगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मिल रही है वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी यहाँ पे 6 मिल रहा है और यहाँ पे कितनी मिल रही है भाई, यहाँ मिल रही है एक अल्फा हाइड्रोजन ये हुआ और एक अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए और ये भी तो अल्फा कार्बन है, यहाँ पे एक है तो यहाँ कितनी मिलेंगी, यहाँ 4 मिलेंगी और यहाँ पर कितनी मिलेंगी, 6। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 6 वाला होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। अच्छा जी, अब आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देख रहे हो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। और अगर यहाँ जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, कॉन्जुगेट मींस एनायन बनता है, कॉन्जुगेट बेस कब होगा, जब यहाँ प्रोटॉन ले लेगा और यहाँ माइनस चार्ज बनेगा। तो ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबलाइज होता है, किसके द्वारा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ड्यूटेराइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो उसको उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज करता है, ठीक है। ये हम आगे बताएंगे कि मतलब यहाँ का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल मेजर होता है या यहाँ का प्रोडक्ट ज्यादा मेजर होता है, ठीक है। अभी हम सब इसको किसके टर्म में बता रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के टर्म में बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे आपको बनता है ये वाला प्रोटॉन अगर ग्रहण हो रहा है तो यहाँ पे क्या मिलता है, 3 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। इसका मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो जैसे ये इसका इनुलेट अगर बनता है तो यहाँ पे कितना मिलता है
ये 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगी इसकी, ठीक है। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ मिल रहा है, और अगर यहाँ पे भी ये वाला प्रोटॉन अगर ग्रहण हो रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, तो ये बन जाएगा क्या, माइनस डबल बॉन्ड। तो यहाँ सिर्फ आपको मिलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या मिलेगा जी, हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, कितनी, 3। और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन लिए हैं, ठीक है, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो यहाँ 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा और 4 हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा इनका क्या स्टेबिलिटी। कुछ मॉलिक्यूल मैंने ये और लिखे हैं, इनको और देखो, 2 है। अगर ये वाला प्रोटॉन अगर जा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ जो आपको माइनस चार्ज बनेगा, ठीक है, तो ये माइनस चार्ज जो होता है, ठीक, वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, या इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इसको क्या मिल रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन मिलता है, ठीक है। बट यहाँ अगर इसको ये वाला एनाइन अगर बन रहा है, तो यहाँ क्या मिलेगा, इसको लीनियर कॉन्जुगेशन मिलेगा। और हमने बताया था कि फैक्टर इफेक्टिंग, जब मैंने बताया था कि जो लीनियर कॉन्जुगेशन होता है वो क्या होता है, मोर इफेक्टिव होता है ना। तो ये क्या होगा, ये वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी इसको कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि यहाँ मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी कंपेयर टू इसके। यहाँ कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ मिल रहा है आपको क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। ये इतना समझ में आ गया है, जितना मैंने ये एग्जांपल जब मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब इसका अल्फा हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, तो इसकी कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। और यहाँ जब लीनियर कॉन्जुगेशन होगा तो यहाँ कितनी मिलेगी इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या बताया था, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है मोर स्टेबल देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये क्या होगा, ये वाला जो एनाइन बनेगा या इनोलेट आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो यहाँ जब एनाइन आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, दो तरफ से यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन मिलेगा, और यहाँ मिलेगा इसको क्या, लीनियर कॉन्जुगेशन। इसलिए ये वाला प्रोटॉन जब एब्स्ट्रैक्ट होगा, इससे जो इनोलेट आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू इसके। समझ में आई बात, ठीक है। और ये वाला आप कर ही लोगे कि इसके 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनेगा ये वाला, एक बनता है ये वाला। तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो ये वाला जो एल्कीन बना है ये ज्यादा स्टेबल होता है, मैंने बताया अभी जस्ट इसके पहले बताया था स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्योंकि ये क्या है, ये इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। मोर सब्स्टिट्यूटेड होने के कारण यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये पढ़ा आपने क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। एक चीज और होता है, लिख लीजिए, देखो भाई, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि यहाँ इस कार्बन से और इससे जुड़ा हुआ जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ कोई ऐसा एटम जुड़ा हो कि जिसके पास माइनस चार्ज आने के बाद क्या हो, माइनस चार्ज स्टेबलाइज हो, ठीक है। मतलब उसमें क्या हो, बैकेंट डी ऑर्बिटल हो, या वो क्लोरीन हो सकता है, वो सल्फर भी हो सकता है ना। तो ऐसे एटम जो होंगे वो क्या होंगे, आपके रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कॉन्जुगेशन की तरफ नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा। तो जैसे ये मूव होगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, इसके बैकेंट डी ऑर्बिटल में। और इसका जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर या हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा जी, तो यहां पे आ जाएगा आपका प्लस, डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, और ये Cl माइनस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर बात करोगे टॉलुइन में, ठीक है, ये टॉलुइन, और अगर हम बात कर रहे हैं इस तीनों हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करता हूं किससे, क्लोरीन से, तो यहां पर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। और नॉर्मली ये किसके द्वारा स्टेबलाइज होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा। इतनी सी बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा जी, 2 चीजें और हैं, एक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और एक होता है इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसको और मैं एक्सप्लेन कर दूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है कि जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो वहां पे क्या करता है, पोलराइजेशन क्रिएट करता है। क्या करता है, पोलराइजेशन, मतलब कि अदर ग्रुप के कारण मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है ना। पोलराइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट, कि अदर ग्रुप के कारण ही इसमें क्या हो रहा है, पोलरिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये भी 2 प्रकार का होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो इनको हम समझने की कोशिश करें। सपोज ये एल्कीन है,
ठीक है, और इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल से करा रहा हूँ। भैया जब तक ये इलेक्ट्रोफाइल से इंटरेक्ट नहीं करेगा ये क्या रहेगा, इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं है ना। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल से इंटरेक्ट करेगा ये क्या हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, ये इंटरमीडिएट क्रिएट करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर जो आप बेंजीन अगर देखते हो, ठीक है, बेंजीन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब कराते हो तो ये भी क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को आया तो ये फर्दर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल से इंटरेक्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है, वो बन जाएगा क्या, लाइक दिस, एरेनियम इंटरमीडिएट लाइक बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, तो हमको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा ये भी क्रिएट पोलैरिटी क्रिएट करेगा ना भाई। यहाँ पे देखो भाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, कार्बोनिल कार्बन है, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट करेगा ना। हमने बताया था कि जो चार्ज स्पीसीज जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका, रिएक्टिंग स्पीसीज या अटैकिंग स्पीसीज होता है। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ये कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा, और ये क्या बन जाएगा O-, और यहाँ बना लेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, ऐड हो गया ना। मतलब कि ये पोलैरिटी क्रिएट हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसके कारण, अदर ग्रुप के कारण। समझ में आ रहा है। तो ये होता है आपका क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। समझ में आ रही है बात। अच्छा जी, ये हुआ नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये हुआ पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है जी, बताएं। इंडक्टोमैग्नेटिक सिंपली है कि अभी हम देख रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है, और इंडक्टोमैग्नेटिक में क्या होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। सपोज ये क्या है आपका, सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, NaOH से करा रहे हो। ठीक है, अब जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल या बेस जो है ना, बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस है, मैं आगे इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, कब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, कब बेस की तरह बिहेव करता है। तो अब क्या हुआ, ये बेस जो होगा जैसे ही हाइड्रोजन के पास आता है तो ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेगा, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट कर देगा, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, और ये बना दिया यहां से क्या, H2O बाहर, लाइक दिस। ठीक है, मतलब कि ये अदर ग्रुप के कारण क्या हो रहा है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जा रहा है, पोलैरिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, इसलिए हम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को और इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट को दोनों को हम बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट, कि अदर ग्रुप के कारण पास में आने के कारण ही उसमें क्या हो रहा है, पोलैरिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, ये भी फिनॉल है, और सपोज ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन बन गया ना। अब ये क्या हुआ, ये क्या है, H2SO4, तो ये फिनॉक्साइड आयन से क्या कर लेगा, ये इसके साथ प्रोटॉन ले लिया, और ये अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कहां पे शिफ्ट कर देगा, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, इंडक्टोमैग्नेटिक के थ्रू हो रहा है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा, फिनॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा क्या, HSO4-। क्लियर हुआ। ठीक है, तो इनमें से जो मुख्य थे वो क्या थे आपके, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का ओवरऑल था लेक्चर जो आज मैं खत्म कर रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होने वाला है वो है एमओटी के ऊपर। ठीक है, और एमओटी के ऊपर ये मान के चलिए कि अगर ये आपने समझ लिया तो आधा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया। ये आप एग्जैक्टली बता पाओगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक इंटरेक्शन हो रहा है और कैसे इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक इंटरेक्शन होगा, इसका आपको आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसको भी आपको बड़े ध्यान से देखना है
और आज का लेक्चर तो इम्पोर्टेंट था ही, जो भी आपको डाउट है, कन्फ्यूज़न है, उसको आप पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।